नोएडा के जो आपके विधायक है वो पंकज सिंह जी हैं, और पंकज सिंह जी का परिचय करा दे, वो माननीय राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं, तो परिवारवाद होता नहीं है क्या? क्या ये परिवारवाद नहीं है? आप परिवारवाद की डेफिनेशन देते हैं, और जो परिवार रानी झांसी के समय से देश के खिलाफ रहा है, सिंधिया परिवार, इतिहास गवाह है। क्या महारानी लक्ष्मीबाई से बड़ा भी कोई स्वतंत्रता सेनानी हुआ है क्या? आपके देश में, आपके अपनी पार्टी में 54 विधायक और एमएलए ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट सीरियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन दर्ज है मुकदमा, और आप रानी लक्ष्मीबाई के साथ जिन्होंने गद्दारी की उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं। सेव इंडिया कैंपेन उस मुहिम का एक हिस्सा है जहां कोरोना को एक वैश्विक बीमारी के नाम पे बता के लोगों से दंड उगाही की गई, जहां मास्क के बजाय, सैनिटाइजर के बजाय पुलिस के लठ पड़े। मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, लठ। ऐसे अनगिनत वीडियो आपको यूट्यूब में, फेसबुक में मिल जाएंगे जहां साधारण वर्ग के लोग, साधारण तबके के लोग जो साइकिल में जा रहे हो, पैदल जा रहे हैं, जिन्हें बहुत ही क्रूरतम तरीके से पीटा गया हो, जिन्हें फ्रैक्चर मिली हो केवल इसलिए कि वो बगैर मास्क पहन के निकल गए। इस बैड गवर्नेंस के खिलाफ हूं कि आखिर केवल सेलिब्रिटीज के लिए सरकार है क्या? केवल पूंजीपतियों के लिए सरकार है क्या? उन लोगों का क्या जिन्होंने आपको सड़क से संसद तक का सफर करवाया? मैं उस प्रोसेस के खिलाफ हूं। अगर आपको सड़क से संसद पहुंचाया है तो ये रेबेलियन यानी कि बगावत, पुनः आपको संसद से सड़क तक तो आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं आप सबका, और सीधे मुद्दे पे आऊंगा क्योंकि मुद्दे के अलावा बात करना हमें आता नहीं है। भाई और बहनों, पिछले कुछ महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे देश की स्थिति कहां से कहां जा रही है। मेरे ख्याल से बदतर होता जा रहा है। लेकिन यहां मैं किसी लीडर की बात नहीं करूंगा, जैसे कि मैं पूर्व में भी कहता आया हूं कि मेरी जो शिकायत है वो बीजेपी के लीडर से नहीं है, लीडरशिप नहीं है, उनके गवर्नेंस है, और वो भी बैड गवर्नेंस है। एक ऐसी गवर्नेंस जो पिछले 5 महीने के अंतर्गत शायद किसी को भी आशा को निराशा में परिवर्तित करती रह रही है, और वो भी निरंतर। चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आप सफ़र करें, चंद महीनों में मैंने तकरीबन 8 राज्यों का दौरा किया है, और आप लोगों के इस मंच के माध्यम के बाद सोमवार से मैं पूरे राष्ट्र के दौरे में निकल रहा हूँ। और भाई और बहनों, बताना चाहूँगा कि आज आपके बीच मुझे क्यों आना पड़ा। हमारा एक कैंपेन पूरे देश में हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सेव इंडिया हैशटैग। आप ये देख सकते हैं कि सेव इंडिया का जो कैंपेन है ये बहुत जुझारू कैंपेन होने वाला है, जिसकी शुरुआत हम कश्मीर से कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई धर्म, जाति, रिलीजन या कास्ट से बायस्ड कोई बातें नहीं है। मुद्दों की बात है, सड़कों की बात है, अस्पताल की बात है, बेरोजगारी की बात है, और सबसे बड़ी बात है अत्याचार की बात है। प्रशासनिक कार्रवाई जो लोगों के विरुद्ध हुई है इन 5 महीनों में, उन लोगों की आवाज़ की बात है। मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट के लिए काम करूँगा या उनकी रिहाई करूँगा। मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ जिनका नाम आज मीडिया में जिक्र भी नहीं होता। फिर चाहे वो दिल्ली दंगे के विक्टिम हो, चाहे मुरादाबाद प्रोटेस्ट के विक्टिम हो, चाहे लखनऊ के प्रोटेस्ट के विक्टिम हो, और बाढ़ में जो लोग अब पीड़ित हैं, बिहार के, बंगाल के, असम के, जिन परिवारों का नामो निशान मिट चुका है, जिनके घर में आज कोई नेशनल मीडिया झांकने वाला नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े पत्रकार, जर्नलिस्ट, लेकिन किसी का भी मीडिया वहां नहीं जाता। लेकिन जब अमिताभ बच्चन जी की खबर आती है कि वो कोरोना पॉजिटिव है तो पूरे मीडिया के चैनल उनके घर तक पहुंच जाते हैं और वो नानावती अस्पताल को धन्यवाद देने में लग जाते हैं। मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूं। मैं बागी सदानंद, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा रेबल सदानंद, इस बैड गवर्नेंस के खिलाफ हूं कि आखिर केवल सेलिब्रिटीज के लिए सरकार है क्या? केवल पूंजीपतियों के लिए सरकार है क्या? उन लोगों का क्या जिन्होंने आपको सड़क से संसद तक का सफर करवाया? मैं उस प्रोसेस के खिलाफ हूं। अगर आपको सड़क से संसद पहुंचाया है तो ये रेबेलियन यानी कि बगावत, पुनः आपको संसद से सड़क तक वापस लेके आएंगे, जिसका आगाज हम बिहार के चुनाव में करने वाले हैं। और केवल ये चुनाव की बात नहीं है, पॉलिटिक्स की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है, बात हमारे अखंड समाज की है, बात हमारे देश की है, बात हमारे मुल्क की है, जिसे आप भारत कहना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान कहना चाहते हैं। आप एक बार पुनः विचार कर लें। सेव इंडिया कैंपेन उस मुहिम का एक हिस्सा है जहां कोरोना को एक वैश्विक बीमारी के नाम पे बता के लोगों से दंड उगाही की गई, जहां मास्क के बजाय, सैनिटाइजर के बजाय पुलिस के लठ पड़े। मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, लठ। ऐसे अनगिनत वीडियो आपको यूट्यूब में, फेसबुक में मिल जाएंगे जहां साधारण वर्ग के लोग, साधारण तबके के लोग जो साइकिल में जा रहे हो, पैदल जा रहे हैं, जिन्हें बहुत ही क्रूरतम तरीके से पीटा गया हो, जिन्हें फ्रैक्चर मिली हो केवल इसलिए कि वो बगैर मास्क पहन के निकल गए। या क्यों निकल गए?
आज तक कोई एक ऐसी समस्या नहीं मिली कोरोना के बारे में, एक ऐसी सूचना नहीं मिली जहां कोई नेता ये आके कह दे, चाहे हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री क्यों ना हो, अब तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा बन गए, क्या वो जनता के बीच में एक बार ये स्पष्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कोरोना के सिम्टम्स क्या हैं? सरकार के तमाम दावे, आज मैं एक एक चीज आप लोगों के बीच गिनाऊंगा और उस मूवमेंट के बारे में, आपके बारे में जिक्र करूंगा। आपने खिलाफत मूवमेंट के बारे में सुना होगा, आपने हरित मूवमेंट के बारे में सुना होगा, आपने 1857 के स्वाधीनता आंदोलन के बारे में सुना होगा। ये सब ऐतिहासिक दौरे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इनसे प्रेरित होते आए हैं। आज मैं उस दौर की बात करूंगा जिस दौर में मैं, आप, हमारे पहले का जनरेशन और आने वाले जनरेशन इस सफर को तय करने वाले हैं कि क्योंकि कोरोना के नाम पे कई ऐसे कानून बना दिए गए जिससे कि लोग अपनी भावनाओं को उजागर ना कर सके। आज हमारा फ्रीडम टू स्पीच हमसे छीना जा रहा है। आज भारतीय सरकार के केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय शासित प्रदेशों में आप लगा ले, कोई भी एक नेता इस मंच पे आके तैयार नहीं है जहां हम विवेचना करना चाहेंगे डॉक्टर कफील खान के बारे में, अखिल गोगोई के बारे में और उन 5000 और लोगों के बारे में जिन्हें जेल में बंद किया गया इस कोरोना काल में, चाहे वो दिल्ली दंगे की जस्ट शुरुआत। क्योंकि आपको शायद ये नहीं पता कि कोरोना काल 25 मार्च से नहीं है, कोरोना काल तो नवंबर से स्टार्ट हो गया था जब चाइना में आपने केसेस देखे थे, और उसके बाद नमस्ते ट्रंप हुआ और लाखों के तादाद पे लोग आए। और जिन लोगों ने जमातियों के ऊपर केवल प्रश्न उठाया, मैं बीजेपी को नेताओं से आज एक बात पूछना चाहूंगा, गुजरात में लाखों विदेशी आए, उनका क्या भाई? वो पानी के जहाज से नहीं आए थे, एयरपोर्ट से आए थे। आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की वजह से जो लोग आए उन्होंने कोविड-19 को फैलाया, तो फिर आपके मित्र भी वहीं आए थे। तो गुजरात में तो जमाती नहीं पहुंचे थे, पहले ही कोविड-19 फैल गया। ये जवाब सेव इंडिया कैंपेन के लिए है। दूसरी बात, लगातार आप एक बात देखते होंगे कि बेल पैकेज, रिलीफ पैकेज, निर्मला जी माननीय वित्त मंत्री वो गायब हो गई हैं। ऐसा लगता है कि वो इंडिया में रहती ही नहीं है। मैंने उनसे 4 सवाल क्या कर लिए थे मध्यम वर्ग परिवार के बारे में, क्योंकि मैं खुद एक मध्यम वर्ग परिवार से संबंध रखता हूं और मेरे परिवार जो मध्यम वर्ग श्रेणी से ही आता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपने 1,20,000 करोड़ का जो पैकेज डिक्लेयर किया था, आपने इंडस्ट्रीज के लिए डिक्लेयर किया, क्या आपने बाकी उद्योगों के लिए कोई बेल पैकेज दिया? अगर नहीं दिया तो मैं आपको प्रश्न उठाऊंगा, अगर दिया तो मुझे बताएं। 5 उद्योगों का मैं नाम लेने वाला हूं जो बिल्कुल ही साधारण परिवार के लोग इस उद्योग से संबंधित हैं, जिनके परिवार की रोजी रोटी इस चीज से गुजरती है। सबसे पहले मैं टैक्सी उद्योग के बारे में बताना चाहूंगा, ऑटो उद्योग के बारे में बताना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से पहले इनको ये परमिशन दी गई, लेकिन तमाम 4 महीने तक लोग अपने घरों में बैठे रहे, इनकी किस्तें, इनके इंस्टॉलमेंट जाती रही। आपके आरबीआई ने कतई लोगों से झूठ बोला मोरेटोरियम के बारे में, यह मैं आपको निजी तौर पे साबित कर सकता हूं, क्योंकि मेरा एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का इंस्टॉलमेंट था जो मुझे पेनल्टी के साथ देना पड़ा है। और मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं, मैं साक्ष्य की बात करता हूं, मैं संबित जी उड़ी हुई बातें नहीं करता। आप सम्मानीय हैं संबित जी, कृपया मेरे मुद्दे पे आप आए। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता, ना ही करूंगा। और इस मंच के माध्यम से मैं तमाम लोगों से जो बीजेपी के कार्यशैली से असंतुष्ट हैं, जो मोदी जी के पॉलिसी से असंतुष्ट हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, भाई और बहनों, कृपया करके अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। किसी को गाली देने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। या आप मुझे पसंद करते हैं, हम बात करेंगे, हम आंख से आंख मिला के बात करेंगे, हम उनके हर सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने बोला कि सवाल करते हैं। आज मैं आप लोगों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, ये जो तमाम चैनल है इनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे एक मंच दिया। इस मंच के माध्यम से मैं आज आह्वान करता हूं बीजेपी के आला अधिकारियों से कि आप देश के साधारण जनता से मिलें, आप मुझे बुलाएं। मेरे साथ बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट आप मेरे फेसबुक लाइव में देख सकते हैं। इनके बीजेपी गवर्नमेंट के जितने पॉलिसीज हैं, चाहे वो नंबर 1 डिमोनेटाइजेशन हो, नंबर 2 जीएसटी हो, नंबर 3 कोविड-19 की जो अवेयरनेस है, कोविड-19 की जो इनके पॉलिसीज हैं, मास्क, सैनिटाइजर, N95 के बारे में इतनी विवेचना हुई, आज कहा जाता है कि N95 इज अ फेलियर। आपको हर चीज में पॉलिसी दिखती है, हर चीज में जातीयता दिखती है, हर चीज में मंत्र दिखते हैं। जब हमारे यहाँ केवल 5000 केसेस थे तो बोला गया कि 9 मिनट में इतनी ऊर्जा होगी अगर आपने दिए जला दिए, कि इस ऊर्जा से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी दिए जलाने से, उससे कोरोना समाप्त हो जाएगा। मैं कहता हूं पूरे विश्व का ही कोरोना खत्म हो जाएगा। फिर हम अपने लिए क्यों जिए? हमारा देश तो सदैव दूसरों के लिए जीता आया है। इस देश का इतिहास निराला रहा है, विविधता में एकता।
हमने आज तक कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने आज तक कभी किसी देश के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। सदियों से हम झेलते रहे, और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी आप उनका नाम का उल्लेख नहीं करते। बीजेपी के बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं जो सांसद हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, और वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, आपने सुना होगा दिल्ली चुनाव में देश के गद्दारों को गोली मारो। एक युवा साथी है मेरे, अनुराग सिंह जी, बीसीसीआई में भी रहे, एक बहुत अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं। उनसे मैं एक दरख्वास्त करूंगा, मनोज तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष रहे शायद बीजेपी के, उनसे आज नहीं रहे, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपकी शिक्षा में कमी रह गई या आपके संस्कार में कमी रह गई, आपकी तालीम में कमी रह गई या आपका तहजीब कहीं पीछे रह गया। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आप कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, एक काम करते हैं, ये जितने मीडिया साथी हैं ये भारत के तमाम जातियों से संबंध रखते हैं, आप मुझे एक पॉइंट आउट करके बता दें इनमें से गद्दार कौन है, इनमें से देशद्रोही कौन है। अगर देशद्रोही होगा तो शायद स्वयं को गोली मार लेंगे। ये देश हमें ये भी सिखाता है। और जब भी आप बात करते हैं, आप बहुत सारे लीडर्स की बात करते हैं, आप जब देखो कांग्रेस की बात करते हैं, केजरीवाल की गिनती गिना देते हैं, उनका नंबर भी आएगा। अगर कांग्रेस इतनी महत्वपूर्ण होती तो मैं कांग्रेस का जिक्र कर रहा होता। ये मेरा उन लोगों के लिए जवाब है जो मुझसे कहते हैं कि कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते। पुनः मैं बोल देता हूं, इफ समवन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, व्हाई शुड वी गिव सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू दोज सॉर्ट ऑफ पीपल। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, गांधी एंड गांधी, गांधी एंड गांधी, मुझे करना क्या है। हम किसी परिवार से बात नहीं कर रहे, हम पार्टी से बात कर रहे हैं। आपने ही कहा था कि हमारे पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता, तो चलिए मैं उदाहरण दे देता हूं जिस क्षेत्र में मैं संबंध रखता हूं। और एक कॉन्फ्रेंस जो आज हो रहा है ग्रेटर नोएडा में, नोएडा के जो आपके विधायक है वो पंकज सिंह जी हैं, और पंकज सिंह जी का परिचय करा दे, वो माननीय राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं। तो परिवारवाद होता नहीं है क्या? क्या ये परिवारवाद नहीं है? आप परिवारवाद की डेफिनेशन देते हैं, और जो परिवार रानी झांसी के समय से देश के खिलाफ रहा है, सिंधिया परिवार, इतिहास गवाह है। क्या महारानी लक्ष्मीबाई से बड़ा भी कोई स्वतंत्रता सेनानी हुआ है क्या? आपके देश में, आपके अपनी पार्टी में 54 विधायक और एमएलए ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट सीरियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन दर्ज है मुकदमा, और आप रानी लक्ष्मीबाई के साथ जिन्होंने गद्दारी की उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहा हूं, मैं बागी हूं, मैं नाम लेके बात करता हूं, मुझे आपका डर नहीं, मुझे आपका खौफ नहीं। और एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आपने तमाम वो कार्य किए, तमाम, जहां आपकी सरकार नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी, मैं बंगाल से हूं, मेरा गांव बांकुड़ा जिले से है, मेरे गांव में सड़क 20 साल से है, और यहां के विधायक, बीजेपी के विधायक, और मैं आपको वीडियो में प्रदर्शित कर चुका हूं, चाहे भट्टा पारसौल हो, चाहे धनकौर हो, द्रोण नगरी धनकौर, जहां पे आप बहुत जल्दी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, वहां की सड़कों का हाल देख लीजिएगा। धिक्कार है आपके प्रशासनिक कार्य पे। मैं आपके साथ मुद्दे में लड़ना चाहता हूं, मुद्दे में सम्मान से लड़ना चाहता हूं, आंख से आंख मिला के लड़ना चाहता हूं। लेकिन अगर आप ये कहें कि बागी श्रद्धानंद कांग्रेस का चमचा है, कह सकते हैं, कह लीजिए।